Hello friends, in this session we will discuss about the time complexity part. So we are discussing this particular assignment in our online session. Due to the network issue, it is not possible to complete it. So we have discussed the first question. Now we will go for a second question. So in this second question, we are having a first one is a initialization statement. तो यहाँ पर क्या दिया है, इनिशियलाइजेशन दिया है। तो इसके लिए 1 टाइम यूनिट लगेगा हमें। इसके बाद हमारे पास फॉर लूप है। ओके, और ये कैस्केडेड फॉर लूप्स है। आप यदि इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, हमारे कैस्केडेड फॉर लूप्स है। तो कैस्केडेड फॉर लूप्स के अंदर कैस्केडेड फॉर लूप्स के अंदर हमें अपना लॉजिक अप्लाई करना है। तो आउटर फॉर लूप जो है हमारी, तो वो कहाँ से है, 0 से लेके n तक है। तो 0 से लेके एक्चुअली n-1 तक है, क्योंकि कंडीशन लेस देन n की है। तो इसके लिए हमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ऑर्डर ऑफ n आएगी। लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम इंडिपेंडेंटली नहीं ट्रीट कर सकते। हमें इसके साथ इनर फॉर लूप को भी देखना होगा, क्योंकि जितने बार हम आउटर फॉर लूप को अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे, उतने बार उसके अंदर इनर फॉर लूप भी वर्क करेगा। तो इनर फॉर लूप को आप यदि अच्छी तरह से देखोगे तो पता चलेगा कि इनर फॉर लूप में जे वेरिएबल है, जहां पर उसकी इनिशियल वैल्यू एन है, और हम क्या कर रहे हैं, जे की वैल्यू डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। हम हम कंडीशन यूज कर रहे हैं कि जे इज ग्रेटर देन आई। तो यहाँ पर हम 0 से लेके n-1 तक जाएंगे, और यहाँ से हम n से लेके i तक जाएंगे। तो हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। ओके, एक केस में हम क्या कर रहे हैं, छोटे वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े वैल्यू तक, मतलब n तक जा रहे हैं, और दूसरी केस में हम n से स्टार्ट कर रहे हैं और छोटे वैल्यू तक आ रहे हैं। सो बोथ वेज में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जितनी फर्स्ट केस में आ रही है उतनी सेकंड पार्ट में भी आएगी। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से यदि कैस्केडेड फॉर लूप्स यदि रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो इसमें। कैस्केडेड फॉर लूप्स है तो आउटर फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, और इसके अंदर जो फॉर लूप है उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। लेकिन यदि ये इंडिपेंडेंट फॉर लूप रहते, जैसे ऊपर के केस में था, ये इंडिपेंडेंट है। एक फॉर लूप था, उसके बाद दूसरा फॉर लूप था। यहाँ पर n बाउंड था, यहाँ पर m बाउंड था। तो हमने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ n प्लस m किया था। तो एडिशन होती है कॉम्प्लेक्सिटी की। लेकिन यदि डिपेंडेंट फॉर लूप रहेंगे, डिपेंडेंट मतलब आउटर फॉर लूप के अंदर इनर फॉर लूप है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट फॉर लूप्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। लेकिन इस केस में हम एडिशन के बजाय क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्योंकि जब हम एक बार आउटर फॉर लूप के अंदर आएंगे, तब हम इनर फॉर लूप को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से जब आउटर फॉर लूप के अंदर आएंगे तो इनर फॉर लूप को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, एंड so order of n into order of n. So order of n square, that is the option number 4. So order of n into n मतलब order of n square. This is the complexity of this type of सोलर प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम स्निपेट। और इसका तो 1 टाइम यूनिट है, कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन के पास जाते हैं। यहाँ पर फिर से इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन के लिए 1 टाइम यूनिट है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इनिशियलाइजेशन कितने भी वेरिएबल्स का हो, उसे कांस्टेंट टाइम यूनिट लगता है। तो कांस्टेंट है, 1 टाइम यूनिट है, तो उसे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर भी कैस्केडेड फॉर लूप्स है। लेकिन ये फॉर लूप्स जो है, इसके अंदर थोड़ी सी अलग चीज की गई है। ओके, नॉर्मली क्या रहता है कि आई को 0 से स्टार्ट करते हैं और एन तक लेके जाते हैं, और एन से स्टार्ट करते हैं और नीचे तक लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। आप यदि देखोगे अच्छी तरह से इसे, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, n/2 है। तो यदि n की वैल्यू 10 होगी तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5 से करेंगे। n की वैल्यू 6 होगी तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से करेंगे। तो हाफ ऑफ द वैल्यूज आर नॉट कंसिडर्ड। तो n की जो आधी वैल्यूज है उन्हें हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उसके हाफ वैल्यूज को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये बाइनरी सर्च वाला अप्रोच है। बाइनरी सर्च में आपको याद होगा, मैंने ये बार बार बताया था, और बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी हमने किया था। उस समय हमने देखा था कि जो इनिशियल एरे साइज जो होती है, वो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हम हर एक स्टेप में उसे हाफ करते जाते हैं। हर एक स्टेप में हाफ करते हैं। आइदर हम लोअर पार्ट में सर्च करते हैं और हम अपर पार्ट में सर्च करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन।
लेकिन हम हर बार क्या करते हैं, अरे की साइज को हाफ करते हैं जब तक हमारा सर्चिंग सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो उस समय हमने देखा था कि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। तो जब हम एरे की साइज को, एरे की साइज के बदले हम ऐसे बोलेंगे कि हम जब इनपुट साइज को हाफ करते हैं हर एक स्टेप में, तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन आती है। सिमिलरली इस फॉर लूप में भी हम वही चीज कर रहे हैं, हम इनपुट साइज को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस आउटर फॉर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन नहीं, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और जब हम इनर फॉर लूप को यदि आप देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि नॉर्मली हम जे से जे इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और एन तक जा रहे हैं। 1 से स्टार्ट करके भी हम एन तक जा सकते थे, तो इसके भी कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ एन रहेगी। यहाँ पर हाफ नहीं करे तो ऑर्डर ऑफ एन, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन इंटू ऑर्डर ऑफ एन, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। सो ऑप्शन इज 2, ऑर्डर ऑफ एन log n. So I think this is clear to you. And the next is a question number 4. Again, this is a initialization. For that, we are having a time complexity of 1 time unit. Now, if you observe this particular source code or a program snippet, in that you are given with a while loop. यहाँ पर आपको while loop दिया गया है, तो while loop आया तो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। while loop for loop की जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है, फॉर लूप जैसे ही काम करेगा व्हाइल लूप। तो यहाँ पर व्हाइल लूप में क्या करते हैं, हम केवल कंडीशन देते हैं, और फॉर लूप में हम 3 पार्ट्स लेते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन देते हैं, और उसके साथ हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमें करना है उसके हिसाब से कर देते हैं। तो इस व्हाइल लूप को जो आपके सामने है, इस व्हाइल लूप को हम फॉर लूप के तरीके से लिख सकते हैं, ये पॉसिबल है लिखना। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, फॉर, देख लीजिएगा, i इक्वल टू n, ठीक है, I greater than 0, okay, and last part is I equal to I by 2, I equal to I by 2। तो जो while लूप काम कर रहा है वही काम यहाँ पर for लूप कर रहा है। मैं इसे बोल्ड करता हूँ तो आपको अच्छी तरह से इसे दिखाई भी देगा। तो same work is done by the for loop, okay, the work which is carried out by the while loop। तो यहाँ पर while loop में हमने केवल कंडीशन देखी है, लेकिन इस while loop के लिए जो भी इनिशियलाइजेशन है, i की वैल्यू है ना, i वेरिएबल कंडीशन के लिए यूज किया है, तो i को इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा। तो i को इनिशियलाइज कहाँ किया है, ऊपर किया है। इनिशियलाइजेशन हम एक बार ही करते हैं हमेशा, फॉर लूप के अंदर भी एक बार करते हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फॉर लूप जैसे ही काम कर रहे हैं, हम आई का इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद आई के लिए कंडीशन दी, और आई के लिए जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना था हमें, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये हम क्या कहाँ पर कर रहे हैं, व्हाइल में यहाँ पर कर रहे हैं। आई इक्वल टू आई बाई 2 है, ओके, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। आई इक्वल टू आई बाई 2 लिखने के बदले हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को मैंने फॉर लूप के अंदर लिख दिया है। तो जस्ट बिहेव लाइक अ फॉर, ठीक है। तो फॉर लूप के जो रूल्स है तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। अब भी आप देख लीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, हायर नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर लूप के अंदर हायर नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 0 तक आ रहे हैं। हायर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 0 तक आ रहे हैं, बैक में आ रहे हैं, और हर बार हम आई की वैल्यू के क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, ओके, रिड्यूस बाय 1 बाय 2, ठीक है। तो 2 से हम रिड्यूस कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो जो हमारी इनिशियल इनपुट साइज है उसे हम क्या करेंगे, हर बार हाफ करेंगे, आधा करेंगे। तो एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करेगा, बाइनरी सर्च जैसे, और इसके कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ऑप्शन नंबर 4, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो हमने ये जो क्वेश्चंस देखे हैं, तो हमने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखे। कुछ क्वेश्चंस में हमें ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी आई, कहीं पर हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आई, कहीं पर हमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आई, कहीं पर हमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन आई, एंड सो ऑन। सो आपको इस तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि हम कम से कम टाइम में विदाउट एनी कैलकुलेशन, बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन, हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो आपको देखना होता है हमेशा कि उस लूप में क्या एग्जैक्टली किया गया है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके हिसाब से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम डिसाइड करेंगे। और एक चीज है कि यदि किसी सोर्स कोड के अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ के स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
आपके पास कितने भी प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट हो, स्कैनफ तो हम इनपुट के लिए यूज करेंगे, इनपुट लेने के लिए, प्रिंटफ हम आउटपुट दिखाने के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये डिस्प्ले